गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को जानेंगे कि क्या डेफिनेशन है इसकी, इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो पी.बी. पोर्टर ने बताया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ प्रोसीजर एंड ऑर्गन फॉर एक्सप्रेसिंग द यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, यानी कि सभी राष्ट्रों का एक सार्वभौमिकता को प्रदर्शन करने का प्रयास करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सेकंड एक जो राजनीतिक थिंकर हैं लियोनार्ड, उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मेथड ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस बाय मींस ऑफ फेयरली परमानेंट एजेंसीज टू विच द मेंबर स्टेट्स have assigned responsibility and authority through which each government may advocate policies and objective in furtherance of the its national interest, यानी कि प्रत्येक राज्य को सौंपे जाते हैं कुछ कार्य, कुछ दायित्व, और वो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन दायित्वों का पालन करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन मैंने बताई हैं आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि सोवरन स्टेट्स एज मेंबर्स, यानी कि जो सोवरन स्टेट होंगे, यानी कि सर्व सत्ता संपन्न वो राष्ट्र होंगे, वो इसके सदस्य होंगे। सेकंड है इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स, सभी जो सदस्य हैं उनमें समानता होगी, सभी को एक जैसा मत डालने का अधिकार होगा, सभी की बातें का मूल्य एक जैसा होगा। इसके बाद है लैक ऑफ बाइंडिंग पावर, ये इसकी विशेषता में ये है कि इस पर कोई बाध्यकारी शक्ति का भी अभाव है। इसके बाद आता है कि इंटर गवर्नमेंटल कोलैबोरेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कोलैबोरेशन है, यानी कि अंतर सरकारी, यानी कि एक सरकार का दूसरे सरकार से एक कोलैबोरेशन बनाया गया है। इसके बाद है कि प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, प्रत्येक देश चाहता है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन हैं उनका कंडक्ट करना, उनको बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रियलाइजेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर ही हम झुके रहें, हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट सबका साझा है, तो इसी वजह से एक देश अगर एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा तो दूसरे देश को भी प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू परमानेंट एजेंसीज, कि कुछ स्थायी एजेंसीज बनाई जाएं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इसके बाद है क्रिएट एज वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक विश्व व्यवस्था की स्थापना करना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या उद्देश्य क्या रहे। सबसे मेन उद्देश्य यही हैं, दो उद्देश्य हैं इसके, प्रिवेंशन ऑफ वॉर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन वर्ल्ड, यानी कि संसार में युद्धों को रोकना और शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इसके बाद जो सेकंड इसका मेन उद्देश्य है वो है सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम कंसर्न विद फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो विदेशी संबंध हैं उनकी ये मध्य जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि स्कोप क्या है। स्कोप का अर्थ है कि उसका दायरा क्या है, हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इसमें पॉइंट आते हैं कि हम स्टेट को, इंटरनेशनल रिलेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड और एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, इन सभी को अध्ययन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में किया जाता है, क्योंकि इनके बगैर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे
इस सबसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर और एक एक्टर के रूप में कार्य करता है वो है कोई भी स्टेट, और वो स्टेट है उसके प्रत्येक संबंध का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिनकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हुई। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट, कोई भी एक स्टेट अंतर्निर्भर रहता है, वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो अंतर्निर्भर है किसी दूसरे स्टेट के ऊपर। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी एक वस्तु की वजह से, किसी एक खाद्यान्न की वजह से, या कोई भी मिनरल की वजह से। तो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ी और ये ज़रूरी हो गया। इसके बाद है कि ग्रेट चेंज इन द नेचर ऑफ वॉर, जैसे हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो परमाणु बम का यूज़ किया गया था जापान पर, अमेरिका ने। तो जो नेचर ऑफ वॉर है वो बहुत ही ख़तरनाक हो गया है, न्यूक्लियर पावर है, उसकी वजह से किसी देश को, पूरे देश को एकदम से ख़त्म किया जा सकता है। तो नेचर ऑफ वॉर की वजह से भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद है कि प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि यातायात है, और कम्युनिकेशन यानी कि संचार। अब हमें बिल्कुल लाइव पता चल गया, जैसे अमेरिका में अभी 20 जनवरी को जो बाइडन ने शपथ ली तो हम उसको लाइव देख रहे थे, या अमेरिका में जो उनके वाइट हाउस में कुछ आक्रमण कर दिया गया था वहीं के लोगों ने, कुछ ने, आंदोलनकारियों ने, उसके बारे में हमें तभी पता चल गया। या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, या भी हम बाई एयर जा सकते हैं किसी भी देश में। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक सिमिलरिटी इन ह्यूमन कल्चर, जैसे हमारा ह्यूमन कल्चर है और उसी प्रकार दूसरे देशों में है उसी प्रकार का कल्चर है, तो उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है कि हम जो कॉमन होते हैं वो अपने सामान्य हितों को देखते हुए और उनकी पूर्ति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनेशनल नेचर ऑफ द साइंस, जो साइंस है उसका भी नेचर इंटरनेशनल हो गया है। कोई भी देश दूसरे देश इन्वेंशन करते हैं और इन्वेंशन से सभी देशों को फ़ायदा होता है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल लें तो हम कोरोना की वैक्सीन पर, कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से अगर कोई भी देश, एक देश इन्वेंशन करता है उसके ऊपर साइंस, और तो इससे पूरे विश्व का बेनिफिट होता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है कि वो आपसी सहयोग के द्वारा आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, नेचर और स्कोप।